हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स प्लानेट। इस मॉड्यूल के लास्ट दो पार्ट हम कवर कर चुके थे। अब ये थर्ड पार्ट आज हम इसको डिस्कस करेंगे। जिस लास्ट दो पार्ट में हमने कैलकुलेट करा था एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकंड पार्ट में एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल। इस पार्ट में आज हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल। इस साइकिल को हम सेमी डीजल साइकिल भी बोलते हैं, बिकॉज ये साइकिल जो है यूज डीजल इंजन में ही होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी डीजल साइकिल, बट दैट हैविंग सम एडवांटेज रेदर देन द डीजल इंजन। तो हम इसको कब यूज करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसके प्रोसेसेस को देख लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर पीवी डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, तो हमने ऑटो साइकिल में डिस्कस करा था कि जो हीट एडिशन हो रहा था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा था और हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा था, जबकि डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन हो रही थी वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही थी और हीट रिजेक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जो हीट एडिशन होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे दोनों पे होती है। ठीक है, बाकी प्रोसेसेस सेम रहेंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेसेस को पहले टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, देन पीवी डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं, देन टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है प्रोसेस 1 to 2। क्या है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे इस 1 पॉइंट पे जो पिस्टन है वो अपने बॉटम डेड सेंटर पे होगा। ठीक है, अब ये कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन यहाँ से 1 से 2 क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ आइसेंट्रोपिकली। ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगी। जो एयर आई थी सक्शन के बाद, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे था, अब वो एयर क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है और पिस्टन अपने टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर गया। ठीक है, वो एयर कंप्रेस हो गई। अब यहाँ पे जब पिस्टन पहुंचा तो अब क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे पहले हीट ऐड होगी। ठीक है, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है 2 से 3 में। ठीक है, यहाँ पे हीट ऐड हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे 2 से 3 प्रोसेस में, एंड देन 3 से 4 में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही है। 3 से 4 में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद 4 to 5 में एक्सपेंड हो रही है। यहां से ये 4 to 5 में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, और वो एक्सपेंशन कैसा? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और कब तक? जब तक कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम इसकी नहीं आ जाती। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 to 5 प्रोसेस क्या हो गया? दैट इज आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड। ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस क्या हुआ? मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हुई और प्रेशर डिक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद हीट रिजेक्शन होगी हुई कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दैट 5 to 6। तो ये प्रोसेसेस थे। इसको हम डुअल साइकिल को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे पीवी डायग्राम पे। अब देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे 2 से 3 प्रोसेस में हीट एडिशन हो रही है। ठीक है, दैट इज QS1, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पहले कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों नहीं करी गई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पहले क्यों करी गई? क्यों? इसका रीजन ये है कि अगर मैं पहले कांस्टेंट प्रेशर पे कर देता हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन पहले कर देता, तो क्या होता? समवेयर टीडीसी और बीडीसी के बीच में पिस्टन को बीच पोजीशन पे रोकना पड़ता। ठीक है, मिडिल पोजीशन पे ही हॉल्ट हो जाता पिस्टन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट एडिशन होता। सो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, समझ रहे हो ना? कहने का मतलब क्या है कि अगर कांस्टेंट यहां से 1 से 2 प्रोसेस फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करा के कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड कराता, तो क्या होता कि ये मिडिल पोजीशन है, ये टॉप डेड है, ये बॉटम डेड है, तो ये मिडिल पोजीशन है, और मिडिल पोजीशन पे पिस्टन को अपनी सेम पोजीशन पे होल्ड करना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। दैट्स वाई पहले इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा,
एंड देन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा। और हीट एडिशन जो कांस्टेंट प्रेशर पे है वो मोर होगी, दैट इज QS2 इज ग्रेटर देन QS1। इसका भी क्या रीजन है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट हम ज्यादा ऐड नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हीट ऐड हो रही है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो सिलेंडर के बस्ट होने के चांसेस होते हैं। देयर इज अ चांसेस ऑफ बस्टिंग ऑफ सिलेंडर, दैट्स व्हाई हम कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट ऐड कराएंगे। ठीक है, सो ये था हमारे जो प्रोसेसेस हैं हमने कैसे रिप्रेजेंट करें। अब थोड़ा सा हम डिस्कस ये भी कर लेते हैं कि सेमी डीजल साइकिल जो है वो हम प्रेफर्ड करते हैं ओवर द डीजल साइकिल। क्यों? क्योंकि सेमी डीजल साइकिल में क्या होता है कि इसकी तो एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कंप्रेशन रेशियो होता है हायर वॉल्यूम अपॉन लोअर वॉल्यूम। ठीक है, RC दैट इज V1 अपॉन V2। और जितना ज्यादा ये कंप्रेशन रेशियो होगा उतने ही ज्यादा पावरफुल इंजन होगा। ठीक है, तो डीजल साइकिल जो है वो सेमी डीजल साइकिल से ज्यादा पावरफुल होती है, पावर ज्यादा डेवलप्ड होती है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है, लेकिन इसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है, तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होती है, साउंड कम क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये कुछ उसके एडवांटेज होते हैं इसके सेमी डीजल साइकिल के। दैट्स व्हाई सेमी डीजल साइकिल इज नाउअडेज प्रिफर्ड इन सम इंजन्स, सम डीजल इंजन। ठीक है, सो ये इसके एडवांटेजेस थे। सो अब इस प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, इन प्रोसेसेस को हम टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रोसेस 1 से 2 क्या हो गया? कंप्रेशन प्रोसेस आइसेंट्रोपिक, यहाँ दैट वी रिक्वायर्ड सम कंप्रेशन वर्क। देन 2 से 3 हीट सप्लाई 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देन 3 से 4 हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, देन 4 to 5 क्या हो गया? आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन। देन 5 to 6 हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क एक्सपेंशन मिला और यहाँ पे ये हीट रिजेक्ट हो गई, दैट 5 to 6 में हीट हैज बीन रिजेक्टेड। ठीक है, सो अब हम इसको टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन टीएस डायग्राम। सो 1 से 2 कैसा प्रोसेस था? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कंप्रेशन के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, दैट एंट्रोपी इज कांस्टेंट, तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। और जब कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर विल इंक्रीज एंड टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज। प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। आइसेंट्रोपिक है तो एंट्रोपिक कांस्टेंट रहेगी। देन 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रहा है। हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, देन कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यों हो रहा है ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। अब लास्ट में हमने इसके पार्ट 2 में एक चीज और डिस्कस करी थी कि टीएस डायग्राम पे प्रोसेसेस वॉल्यूम प्रोसेस और प्रेशर प्रोसेस, उसमें से स्लोप किसका ज्यादा होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का स्लोप ज्यादा होता है। ठीक है, तो मान लो ये एक प्रोसेस हुआ 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। अब जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होगा तो इसका जो स्लोप है वो इससे कम होगा। स्लोप कम होगा मतलब ये प्रोसेस यहां से ये जा रहा है। ठीक है, इसका स्लोप इससे थोड़ा सा कम होगा, दैट 3 to 4 का। और हीट सप्लाई इसमें ज्यादा होगी, इसमें कम होगी। मैंने डिस्कस करा कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम ज्यादा हीट सप्लाई नहीं करा सकते क्योंकि देयर इज अ चांसेस ऑफ बस्टिंग ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन ज्यादा होगी और उसका स्लोप कम होगा क्योंकि टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम हैविंग द मोर स्लोप। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। देन यहाँ पे दैट इज ये QS1 हो गया हीट सप्लाई एंड QS2 हो गया। ये हम डिस्कस कर चुके हैं दैट हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन द हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद 4 to 5 में क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, 4 to 5 में एक्सपेंशन हुआ, आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन हो रहा है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट, टेम्परेचर डिक्रीज करा और प्रेशर भी डिक्रीज करता है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करती है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 4 to 5। देन 5 to 6 में क्या हो रहा है? ठीक है, देन 5 to 6 में इसमें हमारे पास ये हीट रिजेक्शन हो रही है। ठीक है, हीट रिजेक्शन हो गई हमारे पास, मतलब ये अपने आप इसमें
ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रही है। तो अब देखो कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये जो सेम स्लोप है यही आएगा यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला स्लोप, दैट यहाँ पे ये हमारे पास हीट रिजेक्शन हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, दैट 5:1 अगेन इस प्रोसेस में आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस हमारे टीएस डायग्राम पे रिप्रेजेंट हो गए। 1 से 2 वही कंप्रेशन प्रोसेस हो गया, यहाँ पे वर्क कंप्रेशन हुआ। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, देन 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, देन 4 to 5 में वर्क एक्सपेंशन, एंड देन 5 to 1 या 5 to 6 भी बोल सकते हैं, 5 to 1 में दोबारा से वो अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, मतलब बीडीसी से टॉप डेड सेंटर की तरफ आ गया, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट, this is all about the dual cycle which is represented on that PV diagram, and this is represented on the TS diagram. अब हम इसकी efficiency को calculate करेंगे। So we know that efficiency is equal to 1 minus heat rejected upon heat supply. अब जो heat supply हो रही है वो QS1 and QS2 constant volume पे और constant pressure पे, तो जो total QS हो जाएगा that is QS1 और प्लस QS2। QS1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, MCV T3 माइनस T2। ठीक है, देन अब QS2 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, तो ये क्या जाएगा, MCP T4 माइनस T3। ठीक है, तो ये मेरे पास हीट सप्लाई आ गई, जो ओवरऑल हीट सप्लाई होगी, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे देन कांस्टेंट प्रेशर पे, और हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगी, यहाँ पे हीट रिजेक्टेड हो रही है 5 to 1 में। ठीक है, दैट 5 to 1 में हीट रिजेक्टेड हो रही है, तो ये कितना, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, तो वो हो जाएगी MCV T5 माइनस T1 हीट रिजेक्टेड। ठीक है, अब ये मेरे पास ये दो इक्वेशन हो गई, ये मैं इस इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूं, और इस QR की वैल्यू और QS की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। सो जब मैंने इस QS की वैल्यू और QR की वैल्यू इस 1 इक्वेशन में पुट कर दी, सो वी गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो M सब में है, यहाँ पे M यहाँ पे, और इन दोनों टर्म में से M कॉमन लेके ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा M का टर्म। ठीक है, और जो CV है वो इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब मैं CV को डिवाइड करूंगा तो व्हाट विल बी गेट, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ से जब मैं CV को नीचे ले आऊंगा तो ऊपर तो केवल T5 माइनस T1 बचेगा, T5 माइनस T1, और डिवाइड में इधर कितना बच जाएगा, इधर डिवाइड में बच जाएगा CV का कितना डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, दैट इज यहाँ पे बचेगा T3 माइनस T2 सिर्फ। ठीक है, प्लस में, और प्लस में यहाँ पे अब बच जाएगा CP अपॉन CV, और CP अपॉन CV वी नो दैट इन लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस दैट CP अपॉन CV इज कॉल्ड गामा। ठीक है, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, CP CV क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है, तो गामा क्या हो जाता है, CP अपॉन CV T4 माइनस T3। ठीक है, T4 माइनस T3, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इस डायग्राम के थ्रू T5 की वैल्यू, T3 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, और यहां से ये T4 की वैल्यू ये कैलकुलेट करेंगे, और ये सारा हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। T1 के टर्म्स में ये हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे, T5 की, T3 की, T4 की और T2 की। ठीक है, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो वी गेट द एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल। सो ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। नाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ T5, T3, T2, T4 एंड T3 इन टर्म्स ऑफ T1 फॉर द वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, तो 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और वी नो दैट फॉर एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या रिलेशन होता है, फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए एक रिलेशन होता है, वी नो दैट T2 अपॉन T1
इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, और ये V1 अपॉन V2 क्या होता है? दैट इज कंप्रेशन रेशियो। हम डिस्कस कर चुके हैं दैट RC V1 अपॉन V2 दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, सो वी कैन रिप्लेस इट एज RC की पावर गामा माइनस 1। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? T1 मल्टीप्लाई बाय RC की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन हम थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अब 1 से 2 हो गया। अब 2 से 3 कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब फॉर एन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अब आइडियल गैस इक्वेशन वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT। R एक कांस्टेंट है, वी कैन राइट एज PV इज प्रोपोर्शनल टू T। आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं बिकॉज R भी एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर P इज, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। ठीक है, तो प्रोसेस 2 से 3 है, तो वी कैन राइट इट एज P2 अपॉन P3 इज इक्वल टू P2 अपॉन P3 इज इक्वल टू T2 अपॉन T3। ठीक है, अब हम T3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे P3 अपॉन P2 क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं देयरफॉर वी गेट T3 इज इक्वल टू P3 अपॉन P2 मल्टीप्लाई बाय T2। ठीक है भाई, T2 की वैल्यू तो इस इक्वेशन 3 से हम पुट कर देंगे। अब मेरे पास बात आती है कि P3 अपॉन P2 क्या होता है? P3 अपॉन P2 को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन रेशियो। यहाँ पे जिस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है दैट वी डिनोटेड बाय अल्फा एंड दैट इज इक्वल टू P3 बाय P2। दैट P3 बाय P2 इज कॉल्ड एक्सप्लोजन रेशियो। दैट अल्फा इज द एक्सप्लोजन रेशियो। ठीक है, अल्फा को हम एक्सप्लोजन रेशियो बोलते हैं। सो इस इक्वेशन की जगह हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? नाउ वी गेट, इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट देयरफॉर, यहाँ पे लिख देते हैं इस इक्वेशन को देयरफॉर T3 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ T2। ठीक है, P3 अपॉन P2 की जगह मैंने क्या लिख दिया? एक्सप्लोजन रेशियो अल्फा। ठीक है, सो T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा इंटू T2 की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 से पुट कर देता हूँ, अल्फा इंटू T1 इंटू में मल्टीप्लाई बाय RC की पावर गामा माइनस 1। इसको इक्वेशन हम 4th मान लेते हैं। तो अब T2 की वैल्यू आ गई और T3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से T3 और T2 की वैल्यू आ गई। अब हम T4 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 3 to 4। अब कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या हो जाएगी? आइडियल गैस V इज प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल। तो 3 to 4 प्रोसेस है, तो वी कैन राइट इज एज V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4। ठीक है, तो T4 को हम कैसे लिख सकते हैं? T4 इज इक्वल टू V4 अपॉन V3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय T3। अब ये T3 की वैल्यू तो हम इस इक्वेशन 4 से ले लेंगे, और लास्ट क्लास में डिस्कस करा था V4 अपॉन V3 क्या होता है? एक्सप्लोजन रेशियो। दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड दिस इज द एंड ऑफ इंजेक्शन। तो V4 अपॉन V3 इज कॉल्ड दैट, हम किससे? रो से डिनोट करते थे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था दैट इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन रेशियो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन रेशियो V4 अपॉन V3। तो V4 अपॉन V3 को हम क्या लिख सकते हैं इधर? एक्सप्लोजन रेशियो। तो T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से T4 आ जाएगा रो टाइम्स ऑफ T3। ठीक है, अब ये जो T3 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 4 से पुट कर देंगे। सो व्हाट विल बी गेट? T4 इज इक्वल टू अल्फा, यहां से रो तो एज इट इज, और T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय T1 इंटू RC की पावर गामा माइनस 1। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे? 5th इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है,
अब लास्ट हमारा बचता है T5 की वैल्यू, वो भी T1 के टर्म्स में। देखो T2 की वैल्यू आ गई T1 के टर्म्स में, T3 की वैल्यू आ गई T1 के टर्म्स में, और T4 की वैल्यू आ गई T1 के टर्म्स में। अब लास्ट हमारा 5 बचा है एक्सपेंशन प्रोसेस। सो T2, T3 एंड T4 की वैल्यू आ गई T1 के टर्म्स में। अब लास्ट किसकी बची? T5 की वैल्यू। ठीक है, तो ये डायग्राम से हम प्रोसेस 4 to 5 क्या है, प्रोसेस 4 to 5 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए वही चीज T4 अपॉन T5 इज इक्वल टू T4 अपॉन T5 कितना हो जाएगा, V5 अपॉन V4, V5 अपॉन V4 की पावर गामा -1। ठीक है, ये मेरे पास तो T5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर वी गेट T5 इज इक्वल टू T4 मल्टीप्लाई बाय V4 अपॉन V5 की पावर गामा -1। ठीक है, अब हम इस V4 अपॉन V5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, V4 अपॉन V5 क्या है, लास्ट हमने डिस्कस करा था कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो लार्जर अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम होगी उसको हम एक्सपेंशन रेशियो बोलते हैं। तो यहां से मेरे पास RE एक्सपेंशन रेशियो E V5 अपॉन V4 हो जाएगी। ठीक है, अब इस एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, या वी कैन राइट इट एज V4 अपॉन V5 की वैल्यू निकालनी है, V4 अपॉन V5 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो V4 अपॉन V5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, V4 अपॉन V2 इंटू V4 अपॉन यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, V4 अपॉन V3 इंटू में V3 अपॉन V4 अपॉन V5 की वैल्यू निकालनी है ना, इंटू V5। तो मैंने बस कुछ नहीं करा, V3 का मल्टीप्लाई और V3 का डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, और V4 अपॉन V5 एज इट इज ये है ही है। ठीक है, ये कैंसिल होंगे तो वही सेम टर्म आ जाएगा। अब देखो V4 अपॉन V3 अभी हमने डिस्कस करा था, क्या था, दैट V4 अपॉन V3 को हम रो बोलते हैं, दैट इज एक्सपेंशन रेशियो, दैट इज V4 अपॉन V5 इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को मैं रो लिख सकता हूं, और V3 अपॉन V5, देखो यहाँ पे V5 और V1 बराबर है, कांस्टेंट वॉल्यूम है V1, तो क्या मैं V5 की जगह V1 लिख सकता हूं। ठीक है, मैं V5 की जगह V1 लिख सकता हूं। ठीक है, और V3 की जगह V2 लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों सेम वॉल्यूम है, V3 बराबर V2 लिख सकता हूं। तो V3 की जगह मैं V2 लिख सकता हूं, और ये V2 अपॉन V1 क्या होता है, वी कैन डिस्कस दैट V2 अपॉन V1 इज द V1 अपॉन V2 जो होता है वो क्या होता है RC कंप्रेशन रेशियो, दैट इज V1 अपॉन V2। तो वी कैन राइट V2 अपॉन V1 को मैं 1 अपॉन RC लिख सकता हूं। ठीक है, सो V4 अपॉन V5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो अपॉन RC कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, अब ये जो रो अपॉन RC की वैल्यू है मैं किस में पुट कर दूंगा, इसमें पुट कर दूंगा V4 अपॉन V5 की, तो यहां से मेरे पास T5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और T4 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन 5 से पुट कर दूंगा। सो कितनी आ गई, V4 अपॉन V5 की वैल्यू रो अपॉन RC। ठीक है, सो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो वी गेट द वैल्यू ऑफ T5। T4 की वैल्यू इस इक्वेशन 5 से ले लेंगे। ठीक है, दैट इज रो इंटू अल्फा, ठीक है, इंटू T1 इंटू RC की पावर गामा -1। अब मल्टीप्लाई में रो अपॉन RC की पावर गामा -1। ठीक है, दैट इज रो अपॉन RC, V4 अपॉन V5 की जगह क्या रख दिया, रो अपॉन RC। अब इसकी पावर गामा -1, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, RC की पावर गामा -1 और RC की पावर गामा -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला जो टर्म है। ठीक है, और रो की पावर गामा -1 है। ठीक है, और यहाँ पे रो है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये जो रो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो की पावर गामा बचेगा, तो T5 की वैल्यू कितनी बचेगी, रो की पावर गामा इंटू अल्फा इंटू में
T1, ये RC का ये वाला टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन को मैं मान लूंगा इक्वेशन 6। क्लियर है? रो इनटू में रो की पावर गामा, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे रो की पावर गामा बचेगा बस। ठीक है, क्योंकि ये -1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इनटू अल्फा मल्टीप्लाई बाय T1। दिस इज इक्वेशन 6। तो अब ये जो मेरी इक्वेशन 3, 4, 5, 6 से मेरी T2, T3, T4 और T5 की वैल्यू आ गई, ये मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी गेट। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T5 माइनस T1 है। T5 की वैल्यू कितनी है? रो की पावर गामा इंटू अल्फा, ठीक है, इंटू में T1, ठीक है, माइनस T1 एज इट इज, माइनस T1 एज इट इज, डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू कितनी है? T3 माइनस T2 आएगा, तो T3 की वैल्यू कितनी है? अल्फा टाइम्स ऑफ T1 इंटू में RC की पावर गामा -1। इधर माइनस में क्या आ जाएगा? T2। अब T2 की वैल्यू कितनी है? T1 RC की पावर गामा -1, T1 RC की पावर गामा -1। ठीक है, ब्रैकेट बंद है ये। ठीक है, अब इसी के साथ में एक प्लस में एक टर्म और आएगा, वो क्या आएगा? गामा टाइम्स ऑफ T4 माइनस T3। तो T4 की वैल्यू कितनी है? T4 की वैल्यू है रो, ठीक है, रो टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू T1 इंटू RC की पावर गामा -1 एंड माइनस T3 की वैल्यू कितनी है? अल्फा टाइम्स ऑफ T1 इंटू में RC की पावर गामा -1, RC की पावर गामा -1। ठीक है, RC की पावर गामा -1। ठीक है, तो ये मेरे पास पूरी इक्वेशन आ गई। अब देखो इस इक्वेशन में इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देता हूं, फिर इसको कैंसिल आउट करते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन। और जब इस इक्वेशन में मैंने T5 की वैल्यू पुट करी, रो की पावर गामा टाइम्स ऑफ T1, रो की पावर गामा अल्फा टाइम्स ऑफ T1, ठीक है, माइनस T1, T3 की वैल्यू पुट करी, T2 की वैल्यू पुट करी, प्लस गामा टाइम्स ऑफ ये T4 की वैल्यू और T3 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे जो RC की पावर गामा है और RC की पावर गामा है, ये यहाँ पे चारों टर्म में है, तो ये RC की पावर गामा -1 को मैं बाहर ले लूंगा। ठीक है, और देखो T1 सब में है, T1 के टर्म्स में निकाला, तो ये T1 जो है वो पूरे में से कॉमन लेके ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये T1 ये पूरा यहाँ से डिनोमिनेटर से कॉमन होगा और न्यूमरेटर से कॉमन होगा, और ये T1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ठीक है, और जो टर्म सब में है वो सारा कॉमन ले लेते हैं, तो एफिशिएंसी 1 माइनस ऊपर कितना बचेगा? रो की पावर गामा इंटू अल्फा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये टर्म बचा केवल रो की पावर गामा और ये अल्फा -1 बचा डिनोमिनेटर। अब देखो RC की पावर गामा -1 जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूं, तो दैट इज RC की पावर गामा -1 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? देखो RC की पावर गामा -1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा अल्फा, यहाँ पे बचा अल्फा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये टर्म पूरा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे अल्फा बचा और यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, RC हम पहले ही कॉमन ले चुका है और T1 कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये बचेगा अल्फा -1। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस में गामा तो एज इट इज ये रहेगा ही। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? देखो दोनों टर्म में मेरे पास यहाँ पे अल्फा और अल्फा है, तो अल्फा को मैं इधर गामा के साथ में ही कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज गामा आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अब रो -1, दैट इज रो -1। इस बड़े ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल। ये डुअल साइकिल की एफिशिएंसी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी डीजल साइकिल। 1 माइनस ब्रैकेट में रो की पावर गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा -1,
ठीक है, डिवाइडेड बाय आरसी की पावर गामा माइनस 1, ये बाहर है कॉमन, देन ब्रैकेट में अल्फा माइनस 1 प्लस गामा मल्टीप्लाई बाय अल्फा ब्रैकेट में रो माइनस 1, और ये अल्फा रो आरसी ये क्या है, आरसी इज द कंप्रेशन रेशियो, अल्फा इज द एक्सप्लोजन रेशियो, गामा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, और रो क्या है मेरे पास, रो हो गया कट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो ये सारे टर्म हमें मालूम होनी चाहिए और यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दैट डुअल साइकिल ओवर द डीजल साइकिल। डीजल इंजन में यूज होती है, बट इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, इसका कंप्रेशन रेशियो कम होता है। अगर मैं इसके कंप्रेशन रेशियो की बात करूं डुअल साइकिल के, तो इट इज 12 to 16, 12 से 16 के बीच में होता है, जबकि डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 16 से 20 के बीच में होता है। तो डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है इस डुअल इंजन से। ठीक है, ये डुअल साइकिल से, बट एफिशिएंसी तो इसकी ज्यादा होती है डीजल की, बट ये नॉइज भी क्रिएट करता है, मोर नॉइजी होता है। ठीक है, नॉइजी भी होता है और इसका साइज भी बड़ा होता है, तो साइज रिड्यूस हो जाता है, नॉइज कम हो जाती है इस डुअल साइकिल में। दैट्स व्हाई दिस डुअल साइकिल इज मोस्टली प्रिफर्ड इन डीजल इंजन्स। ठीक है, डुअल साइकिल ज्यादा प्रेफर करी जा रही है, जिसमें हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है, देन कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल।